हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आज हमारा जो पहला टॉपिक है संख्या पद्धति गणित में, गणित की सीरीज में यहाँ पर आपको सारा गणित का जितने भी टॉपिक हैं पूरा मटेरियल मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे और एक एक चैप्टर वाइज हम शुरुआत करेंगे। पहले उसके बारे में पूरी जानकारी की संख्या पद्धति है क्या, या फिर कोई भी टॉपिक हो उसकी पहले पूरी जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ही आसानी होगी एक बार अगर आप परिभाषाएं समझ चुके होंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। अगर आप मैथ का कंप्लीट कोर्स देखना चाह रहे हैं तो मैथ कंप्लीट कोर्स इस तरह की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो आपको पूरे वीडियोस मैथ के सारे मिल जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। प्रतिदिन दिन आपको कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे की वीडियो मिलेंगी और 1 घंटे की वीडियो में आपका काफी सिलेबस कवर हो जाएगा और जल्दी ही कवर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो पे अच्छे रेटिंग आएंगे। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, आप क्वेश्चन के बारे में जानते हैं तो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिभाषाएं। परिभाषाएं नंबर सिस्टम क्या है, सबसे पहले संख्या पद्धति की परिभाषा जानते हैं। तो संख्या और संख्या से समझ में आ जाता है कि संख्या जैसे 35 है, 3119 है, 4216 है, ये क्या है, संख्याएं हैं। तो संख्याएं कितनी भी हो सकती है, एक से लेकर के अनंत तक की। तो उसकी जो पद्धति है, यानी उसकी जो पद्धति होती है, किसी की व्यवस्था, हम किसी चीज को किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या बिठा सकते हैं, प्रक्रिया कर सकते हैं, कितनी, वो है पद्धति। तो इसका मतलब संख्याओं पर हम कितने तरह से कोई कोई क्रिया कर सकते हैं, तो वो है हमारी संख्या पद्धति, ठीक है। तो परिभाषाओं में सबसे पहले हम लेंगे जो संख्याएं हैं वो हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं संख्याओं के प्रकार, ठीक है। संख्याओं के प्रकार को इसमें हम बना सकते हैं, क्योंकि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं इस चीज को हम समझेंगे। तो सबसे पहला आया प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत संख्या भी इसको बोलते हैं, प्राकृतिक नेचुरल भी बोल सकते हैं आप, प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम गणन या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमें वहां पर किसी चीज की हमें गिनती बतानी होगी। जैसे अगर हम यहाँ पे कुछ सर्किल बना देते हैं, अब ये सर्किल बने हुए हैं, ये कुछ संख्या में है। अगर एक सर्किल है तो हमने बता दिया एक है, दो है तो हमने बता दिए दो हैं, तीन है तो तीन बता दिए। मतलब जितने भी सर्किल है हम उनकी काउंटिंग अगर बता सकें तो वो प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब प्रकृति में कुछ होगा उसी को तो प्राकृतिक बोलेंगे। तो होगा का मतलब है संख्या का मान होना चाहिए। जैसे एक जीरो आती है जो हम किसी काउंटिंग में यूज नहीं कर सकते। ये नहीं कर सकते कि कोई एक चीज रखी है, ये हमने मान लीजिए कि कुछ एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और इस व्यक्ति को हम ये नहीं कह सकते ये है, ठीक है, कि ये जीरो है। कभी जीरो को हम दिखा नहीं सकते, इसीलिए वो व्याप्त नहीं होता, तो इसीलिए वो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है। तो जो प्राकृतिक संख्या आप समझ गए होंगे, प्राकृतिक संख्या या फिर गणन, गणन मतलब जिसकी हम गिन सकें, गणना कर सकें, इसीलिए इसका नाम दिया गया है गणन। ध्यान से समझना। तो इसीलिए गणना किसकी कर सकते हैं, एक की, दो की, तीन की, चार की, जितनी भी संख्या में होंगी, और डॉट 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 कहां तक, इनफाइनाइट, अनंत तक की संख्या है, वो सारी कहलाती है प्राकृतिक संख्या। चलिए समझ में आ गया होगा। अब इसी से जुड़ा हुआ होता है पूर्ण संख्याएं। क्वेश्चन भी समझते जाइएगा किस तरह से बनेंगे, हम अगला क्वेश्चन बना के दिखाएंगे अभी। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण का मतलब, पूर्ण को हम हिंदी में क्या समझते हैं, याद रखना पड़ेगा तभी अच्छे से याद होगा। पूर्ण का मतलब होता है सभी। क्या होता है पूर्ण का मतलब, सभी, यानी पूर्ण संख्या यानी सभी संख्याएं। अब सभी का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब हम काउंटिंग यूज करते हैं तो उसमें हम जीरो भी यूज करते हैं। क्या, जीरो भी आता है। जैसे 10 लिखा तो उसमें जीरो लगाना पड़ा, 20 लिखा तो जीरो लगाना पड़ा। इसका मतलब हमने गणन में तो देखा था 1 2 3 और जीरो नहीं लिया था, लेकिन वो पूर्ण संख्याओं में आ जाएगा। तो पूर्ण मानी सभी संख्याएं। तो सभी संख्याएं क्या होंगी, जीरो से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो भी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं इस प्राकृतिक संख्याओं पे। जैसे आप समझते होंगे क्वेश्चन को कैसे हम करते हैं। जैसे कोई एक संख्या दे दी उन्होंने और उस संख्या में पूछा कि ये संख्या कैसी है, प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो आपको ये बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे उसने कहा कि मान लो जीरो, क्या कहा, जीरो, जीरो कैसी संख्या है,
तो जीरो को दोनों प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी, जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या आएगी। कैसी है? पूर्ण संख्या। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, जीरो एक संख्या है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था, उसमें पता था जीरो को क्या क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो पहली प्रॉपर्टी जीरो को मिल गई क्या? जीरो एक पूर्ण संख्या है। दूसरी चीज ध्यान से समझना, अगला उसने अगर पूछा कि संख्या 5 कैसी संख्या है, तो संख्या 5 देखो यहां भी आ गई पूर्ण संख्याओं में और यहां भी आ गई प्राकृतिक संख्याओं में। इसका मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी लेगी। तो 5 हमारी प्राकृतिक भी है और कैसी? पूर्ण भी है। तो 5 हमारी, यानी जीरो को छोड़ करके जितनी भी गणन वाली संख्याएं जिनको गिनते हैं, काउंटिंग वाली हैं, वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं और प्राकृतिक संख्या भी होती है, लेकिन जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? वो ये कहता है कि प्राकृतिक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए जिससे कि वो पूर्ण संख्याएं बन जाएं। देखो ये संख्याएं बनानी है और इनमें क्या जोड़ दिया जाए, तो देखो इसमें जीरो जोड़ दो। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या बन जाती है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये ऐसे भी बनाता है कि जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं इनमें से क्या घटा दिया जाए या हटा दिया जाए जिससे कि ये प्राकृतिक संख्याएं बन जाए। तो देख लो, अब अगर हम इसमें से क्या हटा दें, ये जीरो हटा दें, तो ये क्या बन जाएंगी? प्राकृतिक संख्या है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए तो अब आगे की जो संख्याएं हैं उन पर डिस्कस करते हैं। और दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला आता है हमारा, हमने पढ़ ली पूर्ण संख्याएं, पढ़ ली प्राकृतिक संख्या पढ़ ली, अब पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्याएं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक बार अगर आपने समझ लिया तो कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्णांक को हम कैसे लिख सकते हैं। इसको अगर हम तोड़ें तो क्या लिखेंगे? इसका तोड़ के रूप लिखेगा पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक, ठीक है। अब पूर्णांक में भी आपको एक चीज समझनी है, जैसे पूर्ण प्लस अंक हुआ पूर्णांक, यानी कोई भी अंक पूर्ण है तो वो कहलाएगा पूर्णांक। इतनी ही शर्त है इसकी पूर्णांक की सिर्फ, कि उसमें अंक पूर्ण होना चाहिए। तो देख लो, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब हम आपको एक वो बना के दिखाते हैं, जैसे कि आपने लिखा होगा संख्या रेखा या नंबर लाइन। यहां पर एक जीरो होगा, मान लो वैल्यू जीरो है, इधर मान चलेंगे 1 2 3 4 5 6 करके होंगे और इधर माइनस में होंगे, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट डॉट। यहां पर प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6 डॉट डॉट डॉट। होगा नहीं होगा? अब ये कैसे हैं? देखो पूर्णांक में क्या है, ये जो अंक हैं आपके, जीरो भी पूर्ण है अपने आप में, आधा जीरो नहीं है। तो जीरो भी कैसा है? पूर्ण है। एक भी कैसा है? पूरा है। दो, जैसे आपके पास 2 केले हैं तो पूरे केले हैं, 3 है तो पूरे हैं, यानी जीरो है तो एक भी नहीं, यानी बिल्कुल पूरा है वो। और माइनस में मतलब आपने किसी को एक केला दे दिया तो आप माइनस में हो गए, एक कम हो गया आपके पास, ठीक है। अब बात आ जाती है कि ये पूर्णांक भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। फिर कैसे? इन पूर्णांकों को जो 1 से लेकर के अनंत तक जाएंगे, ये भी इनफाइनाइट तक, और ये माइनस के इनफाइनाइट तक जाएंगे, -7 डॉट डॉट माइनस में कोई भी संख्या आ जाए पूर्ण हो, तो ये जो धन में संख्या है इनको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। आप लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और जो संख्याएं ऋण में होंगी और अंक पूरा हो, कैसा हो? अंक पूरा हो, तो उसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और उसके बाद आपका जीरो रह गया, इस जीरो के पास कुछ भी नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है उदासीन पूर्णांक। यानी पूर्णांक तो सभी हैं और पूर्णांकों की अलग अलग विशेषताएं हैं। तो मेरे ख्याल से आपको पूर्णांक क्लियर हो गया होगा। अब हमने अगर आपको दे दिया कि माइनस का 216 पूर्णांक है, तो बिल्कुल पूर्णांक है, 216 केले पूरे आएंगे, ठीक है। माइनस के हैं, इसका मतलब जिससे आपने लिए उसके माइनस 216 केले रह गए, मतलब 216 बच गए। तो 216 कैसा है? ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है, कैसा है? ऋणात्मक है। और अगर आपके पास ये आता 2421, ये धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक कहीं तक जाता, तो आपने पूर्णांक समझ गया। अगला आ जाता है सम संख्याएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। सम संख्याएं क्या होती हैं, आपको ये जानना है कि सम संख्याएं क्या होती हैं। चलिए तो सबसे पहले हम सम की बात करेंगे। तो सम संख्याओं में आपने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज और पढ़ी आपने कि जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई अंक आ जाता है तो वो संख्याएं भी आपकी कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं।
ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, एक नया तरीका, अगर आपने किसी संख्या के अंतिम अंक को 2 से भाग किया, पूरी संख्या नहीं काटनी है, अंतिम अंक में 2 का भाग देके देखिए, अगर भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो सम संख्या, और भाग पूरा नहीं जाता है तो विषम संख्या। जैसे आपको एक संख्या दी गई 7 8 3 4 2 8 6, इस तरह से, तो आपको 6 में भाग देना है 2 का, 2 तिया 6 पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब अब ये कैसी है, ये एक सम संख्या है। कौन सी? 78,34,286। ये कैसी है? एक सम संख्या है। चलिए, इसी तरह से अगर आपने देखा कि एक संख्या लिखी है 5 2 1 4 9, आप 9 में 2 का भाग देंगे, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, 2 चौक 8 2 पंजे 10, कटा ही नहीं। इसका मतलब ये कैसी है? एक विषम संख्या है। एक तरीका ये भी आप देख सकते हैं। सम संख्याएं बहुत ही आसान है, आप समझ गए होंगे। या फिर आप ये लिख लो कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई संख्या आती है तो वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। चलिए अगला अगर देखें इसमें, तो नेक्स्ट है विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स। पढ़ते हैं। इसमें वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। अभी हमने देखा था जिन संख्याओं के अंत में आप ये कह सकते हैं का अंक क्या हो, 1 3 5 7 9 में से कोई अंक आता है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, किसी संख्या के अंत में इनमें से कोई अंक आ जाए। या फिर आप ये भी कह सकते हैं यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगी। मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट करिए, और आ जाता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, अब आपने देखा सम संख्याएं और विषम संख्याएं, मेरे ख्याल से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगली जो बात आ जाती है सम विषम के बाद, आप देख रहे होंगे अगला है हमारा जो नेक्स्ट है उसको बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और अभाज्य के बाद हम बात करेंगे भाज्य की। भाज्य संख्याएं क्या हैं, पहले अभाज्य और उसके बाद हम भाज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है लैंग्वेज में, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई ऐसी संख्या जिसमें एक का भाग तो सब में जाता है, आपको पता है, क्योंकि एक का सारे मल्टीपल होते हैं। जैसे 10 में एक का एक धाई 10, 3 में एक तिया 3, तो एक का भाग तो सब में चला जाएगा, तो ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा भाज्य कौन से। इसीलिए एक के अलावा और उस संख्या का स्वयं का, जैसे 7 में भाग देंगे 7 एकन 7 चला जाएगा, 9 में देंगे 9 एकन 9 चला जाएगा, 13 में देंगे 13 एकन 13 चलेगा, यानी किसी संख्या का उसी संख्या में भाग तो हमेशा चला जाता है। तो ये दो प्रॉपर्टी छोड़ के, यानी एक और स्वयं के अलावा अगर कोई भी संख्या किसी अन्य संख्या से कट जाएगी तो भाज्य, और नहीं कटेगी तो अभाज्य। तो ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से नहीं कटती है, नहीं मतलब नेगेटिव, तो अभाज्य। जैसे अगर हमने आपको संख्या दी मान लो 23, अब आप 23 को किसी से भाग दो, नहीं कटेगी, सिर्फ एक से कटेगी और 23 से कटेगी, तो इसका मतलब 23 हो गई आपकी अभाज्य। क्यों? क्योंकि 23 में किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसी तरह से अगर हम ले लें आपका 13, 13 में भाग दो आप किसी संख्या का, नहीं जाएगा, इसका मतलब 13 अभाज्य संख्या। 7, 7 में दो किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अब बात आ जाती है कि इसका मतलब अगर हम 0 और 1 और 2, अगर यहां देखें कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, तो देखो जो प्रॉपर्टी है वो इन दोनों पर नहीं लगती है। कौन सी? अभाज्य संख्याओं वाली। क्यों? क्योंकि भाग हमेशा इनसे छोटी संख्या से दिया जाएगा, और अगर हम छोटी संख्या से भाग देंगे तो देखो 0 से छोटी कोई संख्या होती नहीं, और 1 से छोटी 0, 0 का भाग कभी जाएगा नहीं, इनफाइनाइट होता है। तो इसीलिए ये दोनों न तो भाज्य में आती हैं और ना ही अभाज्य में आती हैं। अब आ जाती है 2 में भाग 1 का देंगे। ठीक है, तो यह इसका मतलब 2 से छोटी एक संख्या मिली हमें 1, और 2 में 2 का ही भाग जाएगा, यानी स्वयं के और एक के अलावा ये किसी से नहीं कट रही है। इसीलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, कभी अगर आपसे पूछ लेता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। 2 से पहले कोई अभाज्य संख्या नहीं है, सारी अभाज्य संख्याएं 2 के बाद आती हैं। जैसे कभी कभी हम एक कोई पूछ लिया, अब इनमें से अभाज्य संख्या बताइए, उसमें ऑप्शन आया 0 1 और 9 और 18, इस तरह से दिया। तो ज्यादातर क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे 2 ले लो, 1 0 1 9 और 2, ठीक है, 4 ऑप्शन ले लो यहाँ पे। अब ये 2 अभाज्य संख्या होगी, बाकी ये अभाज्य संख्याएं
नहीं होंगी। ठीक है, तो यहां पर समझ गए होंगे 2 3 7 11 13 17 डॉट 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 इस तरह की संख्याएं जो होंगी इनफाइनाइट तक देखते जाइएगा, आपकी बहुत सारी अभाज्य संख्याएं निकलती आएंगी। और यहाँ पर नोट में लिखा भी हुआ है, एक न तो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है, एक और जीरो भी, जीरो और एक दोनों को लिखेंगे, जीरो और एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अगला आ जाता है भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और तो उन संख्याएं वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभक्त होती है, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 6 एक और 6 के अलावा 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, इसका मतलब ये कैसा है, भाज्य है। इसके बाद आप ले लो 16 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो ये इसका मतलब कैसा है, भाज्य संख्या है। अब दोस्तों यहां पर एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको अभाज्य संख्या निकालने की। कौन सी, अभाज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्याएं कैसे निकालेंगे, वो पूछता है कभी मान लो 30 से 40 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसको हम काउंट करेंगे। या उसने पूछा 60 से 100 के मध्य कितनी है, या फिर उसने पूछा 10 से 95 90 के मध्य मान लो कितनी है। तो इस तरह से जब वो पूछेगा तो आप कैसे बहुत आसान तरीके से इसे निकाल पाएंगे। तो इसको हम एक नंबर आपको बताएंगे, एक ट्रिक आपके लिए बनाई गई है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य कहां से, 1 से लेके 100 के मध्य, वो कहीं भी पूछे कितना भी। तो एक नंबर आता है जिसको हम रखेंगे 44 22 322 321। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये हैं 1 से लेके 10 के मध्य, ये 10 से लेकर 20 के मध्य, ये 20 से लेकर 30 के मध्य, ये 30 से लेकर 40 के मध्य, ये 40 से लेकर 50 के मध्य, ये 50 से लेकर 60 के मध्य, ये 60 से लेकर 70 के मध्य, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। ठीक है, इस तरह से आपको लिखनी है। अब अगर उसने पूछा, मान लो उसने कहा कि बताइए 20 से लेकर के 70 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 20 कहाँ है, ये है, 70 कहाँ है, ये है। आप 20 से 70 इनको ऐड कर लो, 2 2 4 3 7 2 9 और 2 11 संख्याएं अभाज्य संख्या। अगर वो पूछता है कि 1 से लेकर के 20 के मध्य कितनी होंगी, तो 1 से 20 तक यानी 2 काउंट कर दो, 4 और 4 8। कौन सी होंगी, तो देखो 20 तक लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखा, तो इस तरह से हमने अभी देखा भाज्य और अभाज्य संख्याओं को काउंट करना। आपसे कहीं भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से इनको गिन सकेंगे। जैसे 60 से 100 के बीच पूछा, 40 से 80 के बीच पूछा, 40 से 90 पूछे, 30 से 60 पूछे, 30 से 80 पूछे, जो भी पूछेगा आप इससे आसानी से निकालेंगे। तो आप अगर निकालना सीख गए हो तो हमें बताइएगा कि 30 से 80 के मध्य कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। ये आपका क्वेश्चन है, आप कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा। चलिए अगली टाइप की तरफ चलते हैं। यहां पर अभाज्य संख्याएं हमने पढ़ ली थी। अब आ जाता है सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी, सह अभाज्य संख्याएं। अब हम संख्याओं के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो बड़ा होगा, आप अंत तक अच्छे से देखिएगा। बस एक बार अगर आप ओवरव्यू कर लेंगे तो आपको अच्छे से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी जरूर होगी, क्योंकि संख्याओं के बारे में हम डिटेल में समझा के जानकारी दे रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है। चलिए, तो अब आया सह अभाज्य संख्याएं। अब पहला अर्थ आपको यह पता होना चाहिए कि सह का अर्थ क्या होता है। तो सह का अर्थ होता है साथ में, जैसे सहगामी साथ चलने वाला, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, इसीलिए सह अभाज्य यानी आपस में अभाज्य। ठीक है, तो असहभाज्य भी लिखते हैं उनको, असहभाज्य यानी असहभाज्य, कुछ भी बोल सकते हैं, सह अभाज्य भी बोलते हैं इनको, और असहभाज्य भी संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो संख्याएं या दो से अधिक, क्योंकि आपस में साथ साथ का मतलब क्या है, साथ में 2 हो सकते हैं, साथ में 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन वो संख्याएं ऐसी हों जो किसी एक संख्या से ना कटें। अलग अलग कट सकती हैं लेकिन किसी एक संख्या से ना कटें। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, आप इनको लिख सकते हैं, अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड हो अथवा जिसका मासा 1 हो, वे एक साथ सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इनका मासा सिर्फ 1 होना चाहिए, मतलब 1 के अलावा किसी से दोनों संख्याएं ना कटें। अब बात ये आ जाती है यहाँ पर कि आपको अगर ये चीजें नहीं लिखनी है, सिर्फ पीडीएफ नोट्स के रूप में चाहिए, तो उसके लिए हमने कल आपको बताया भी था, हमारा नंबर है 85 32 95
19, 20। आपको इस पर व्हाट्सएप करना है, आपको एक पेड ग्रुप से जोड़ा जाएगा और पेड ग्रुप से जोड़ करके वहां उस ग्रुप में आपको ये पीडीएफ और प्रैक्टिस सेट यानी जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सारे ग्रुप पर मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है पेड ग्रुप में तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। चलिए अगला आता है युग्म अभाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके बीच अंतर 2, इनको ट्विंस प्राइम भी बोलते हैं, इंग्लिश में ज्यादातर बच्चे इसको जानते हैं ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम नंबर है ये युग्म अभाज्य संख्याएं। अब ये ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर हो तो उन संख्याओं को हम से अभाज्य युग्म अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 11 और 13 2 का अंतर है तो ये युग्म से अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अगली 17 और 19 इनको भी हम क्या कहेंगे, युग्म अभाज्य संख्याएं। 3 और 5 कैसी हैं, युग्म अभाज्य संख्या। तो 2 ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके मध्य 2 का अंतर हो। देखो 19 में 17 क्या 2, 13 में से 11 क्या 2, 3 में 5 में से 3 क्या 2, तो ये अंतर 2 आएगा तो ये कहलाते हैं ट्विंस प्राइम नंबर यानी युग्म अभाज्य संख्याएं। अगला आ जाता है आपका परिमेय संख्याएं। आप परिमेय संख्याएं आप अच्छे से समझते होंगे कि परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्याओं को हम आपको बताया भी था, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो चलिए इन परिमेय संख्याओं पे अब हम चर्चा करते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं सारा। चलिए यहाँ पर लिखा भी है वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P तथा Q पूर्णांक है यहाँ पे और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो कोई परिमेय संख्या कहलाएगी। यानी अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, अपॉन में P/Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0 मान नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कहा 1/0 तो इसको हम P/Q नहीं मानेंगे। तो अपॉन में 0 ना हो, कोई संख्या हो, 5 हो, 3 हो, 7 हो, कोई भी हो तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। तो जैसे परिमेय संख्या में आप देख रहे होंगे 3/4, 5/6, 4, 1.77 और 2.3 पे बार या 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट है, हमने एक बार 0 में पूछा था 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। पूर्णांक होने चाहिए दोनों नीचे, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा था। अपॉन में Q का मान 0 ना हो लेकिन दोनों पूर्णांक होंगे तो चल जाएगा। तो Q का मान 0 नहीं है और दोनों पूर्णांक है तो इसका मतलब 0/1 यानी 0 एक परिमेय संख्या है। तो मैं आपको बता दूं 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक 0, 1, 2, 3, 4 यानी सभी पूर्ण संख्याएं जितनी भी हैं वो सारी आपकी परिमेय संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्या में सभी आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है अपरिमेय संख्याएं। वैसे इसमें एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि परिमेय संख्याओं में हम दशमलव की संख्याएं 2 तरह की होती हैं। एक तो देखिए दशमलव, एक दशमलव पे वीडियो बनाएंगे, बहुत अच्छा जानकारी है वो, कि अगर आपको 2.35 पूछा तो आपने देखा इसमें इस तरह का मान परिमेय होता है। लेकिन अगर 2.3479 डॉट 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 इनफाइनाइट और एक पूछा 2.347979 डॉट 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 इनफाइनाइट, अब इनमें एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो क्या कहेंगे इसको हम, तो इसीलिए इस पे हम अच्छे से समझाएंगे अगली वीडियो में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय की। अपरिमेय वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, जैसे अंडर रूट की सभी संख्याएं, अंडर रूट में पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, पूर्ण वर्ग मतलब ऐसा नहीं 9 हो तो 9 को तो हम 3 वर्गमूल ले लेंगे तो 3 परिमेय हो गई। तो वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो सभी संख्याएं ऐसी वर्गमूल वाली परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। इसके अलावा अगर किसी का मान, क्योंकि इसी वर्गमूल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4 या 2/3, 2/5 पावर में, तो इसका मतलब अगर किसी संख्या की घात ऐसी घात है जो हम वर्गमूल जिसका नहीं निकाला जा सकता, पूरा मान एग्जैक्ट नहीं आता, जैसे अगर आप किसी भी अभाज्य संख्या की पावर कितनी भी कर लेना हमेशा आपका क्या आएगा, एक अपूर्ण, जैसे अपॉन में होनी चाहिए। जैसे अपने 7 की पावर 3/5 ले लो, चाहे 15/16 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये सारे अपरिमेय होंगी। तो इस तरह के मान अपरिमेय। अगला आता है देखिए पाई। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर आप कहेंगे 22/7 नहीं, इस पर मैंने बताया था एक डिस्कशन करेंगे हम थोड़ा पाई पे, बहुत ही अच्छा है, कई बार एग्जाम में पूछा गया और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन पर थोड़ा समय देना चाहिए, जिससे कि अगली बार वो जब पूछे जाएंगे, जरूर पूछे जाएंगे तो गलत ना हो। तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे अब पाई के बारे में। देखिए पाई का जो मान होता है आपको बता दूं 3.14753 डॉट 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 जो भी होता है, मतलब अनंत तक जाता है, आप ये समझ लीजिएगा। पाई का जो मान होता है वो अनंत तक जाता है, एग्जैक्ट नहीं होता है 1/4,
यहाँ पर सॉरी 4 3 4 समथिंग होता है। आप ये समझिएगा कि जो पाई का मान होता है वो अनंत तक जाता है। यानी कि हम दो संख्याएं हमने बताई थी, दो तरह की होती हैं, इसको हम अभी जब दशमलव संख्या डिस्कस करेंगे तब बताएंगे। और पाई का मान एक होता है 22/7, ये p/q लिख गया। तो ये तो होगा परिमेय और पाई होगा इसलिए अपरिमेय, क्योंकि 3.14 होता, 3.14 मान होता इसका, तो ये p/q फॉर्म बन जाता, तो हमारी संख्या हो जाती। तो एग्जैक्ट पाई का मान 3.14 और 22/7 नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लगभग में हम ले लेते हैं। तो आपने अपरिमेय संख्या भी पढ़ ली। अब अपरिमेय संख्या के बाद आप देख रहे होंगे वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं। और वास्तविक और काल्पनिक दो तरह की संख्याएं होती हैं, तो इन पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और इनको भी समझते हैं कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याएं क्या हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में जानकारी, वास्तविक संख्याएं, ठीक है, जो भी संख्या होगी सभी परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब यह कोई कहीं भी अगर आपका मान लिखा हुआ है प्लस में मतलब वर्गमूल में हो चाहे वर्गमूल के बाहर, यानी 3, 7, √5 ये प्लस का है, और माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा ये भी कह सकते हैं माइनस में बिना वर्गमूल का हो सकता है, लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर, आप सिर्फ याद रख लो, वर्गमूल के अंदर अगर माइनस में वैल्यू है तो वो एक काल्पनिक संख्या है, क्योंकि a+ib फॉर्म आपने पढ़ी होगी यहाँ पर, और a+b फॉर्म बनती है, वो होता है i जहां आ जाता है, i का मान होता है √1 -1 बराबर i, और i² का मान हो जाएगा -1। तो √1 में -1 का मतलब होता है i। तो अगर हम इसको लिखें तो √1 में 5 गुणा √1 में -1 ऐसे लिखेंगे, तो √5 और i हो जाएगा। तो ये कैसी हो गई, काल्पनिक हो गई। तो काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें √1 में माइनस में मान दिया गया हो, कितना भी, चाहे माइनस में 9 ही सही, ठीक है। तो ये इसका लिखा जाएगा 3, और √1 में ये प्लस का 3 बाहर आ जाएगा, √1 में -1, तो ये जाएगा 3i, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको याद रखना है सिर्फ √1 में माइनस की जितनी भी संख्याएं उन्हें छोड़ करके बाकी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सिर्फ √1 की संख्याएं, और वो भी ऋणात्मक, वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्याएं होंगी वो काल्पनिक, बाकी सभी संख्याएं कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हमने अभी इस वीडियो में सारी संख्याएं डिस्कस की हुई हैं, और अगली वीडियो में इन्हीं संख्याओं से बनने वाले क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो इन पर अच्छे से ध्यान से एक बार रिवीजन कर लेना, और फिर इसके बाद का वीडियो देख लेना, तो आपका कभी इससे आने वाला क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलिए, तो अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।